नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर एवं प्रयत्न विधि के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों हम लोग पिछली क्लासेज में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रयत्न विधि के आधार पर वर्णों का जो है वर्गीकरण। प्रयत्न विधि के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दोस्तों कैसे होता है? जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उसी को प्रयत्न कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। और इस आधार पर वर्णों का जो उच्चारण होता है, इस आधार को भी पुनः दो आधारों में विभक्त किया गया है। इस आधार को, प्रयत्न विधि आधार को भी पुनः दो उप आधारों में विभक्त किया गया है। नंबर एक जो होता है आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न, और नंबर सेकंड है जो बाह्य प्रयत्न। नंबर एक आभ्यंतर प्रयत्न और नंबर दो जो है बाह्य प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है कि ध्वनि, जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि निकलने से पहले जो मुख में चेष्टा होती है, ध्वनि निकलने से पहले जो मुख में चेष्टा होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि निकलने से पहले, वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि निकलने से पहले जो मुख में चेष्टा होती है उसी को कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार से होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं, प्रयास होते हैं, वो 5 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? तो नंबर 1 स्पृष्ट व्यंजन या स्पृष्ट। ठीक है, बारी बारी से सबको देखेंगे। नंबर सेकंड लिखिए ईसत स्पृष्ट, लिखिए ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट। और नंबर थर्ड लिखिए विवृत, विवृत, विवृत। और नंबर 4 लिखिए ईसत विवृत, ईसत विवृत। और नंबर 5 लिखिए संवृत, संवृत। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे बाह्य प्रयत्न पर। ठीक है दोस्तों, तो स्पृष्ट व्यंजन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि उच्चारण करते समय जिह्वा, उच्चारण जो स्थान होता है, पिछली क्लास में हम लोग जो देखे थे उच्चारण स्थान दोस्तों, तो जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसे हम कहते हैं स्पृष्ट व्यंजन। और इसके अंतर्गत दोस्तों वर्णों का जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग जो है उसमें क से लेकर म तक आते हैं। क वर्ग से लेकर म वर्ग तक, सॉरी
क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन होते क से लेकर म तक। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं आपके स्पृष्ट व्यंजन में। ठीक है, क से लेके म तक। अब हम आते हैं ईसत स्पृष्ट की बात करते हैं। इसमें जिह्वा उच्चारण, जिह्वा जो होती है उच्चारण स्थानों का थोड़ा सा स्पर्श करती है। इसमें जिह्वा उच्चारण स्थानों का थोड़ा स्पर्श करती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? य, व, र, ल। य, व, र, ल। ठीक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं ईसत स्पृष्ट व्यंजन। इसमें उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थानों को थोड़ा सा स्पर्श करती है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? य, व, र, ल। य, व, र, ल। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका य, व, र, ल आते हैं ईसत स्पृष्ट। समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसमें इसी को हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। यानी सभी अंतस्थ व्यंजन ईसत स्पृष्ट व्यंजन होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ईसत स्पृष्ट व्यंजन होते हैं। अब हम आते हैं विवृत व्यंजन की बात करते हैं। विवृत, ठीक है, तो विवृत में क्या होता है कि इसका इन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह को खोलना पड़ता है। इन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह को क्या करना पड़ता है? खोलना पड़ता है। इसको हम कहते हैं विवृत व्यंजन। इसमें आपका आता है सभी स्वर। दिखाई दे रहा है दोस्तों? सभी स्वर और प्लस री। री का दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिंदी में कोई यूज प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में इसको स्वर मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वर। तो सभी स्वर और प्लस री क्या होते हैं? विवृत वर्ण कहलाते हैं। अब हम आते हैं ईसत विवृत। ईसत विवृत क्या होता है? इनको पहचानने का तरीका होता है, इनके पहचानने का ईसत विवृत व्यंजनों का कि उच्चारण करने पर जिह्वा को थोड़ा उठाना पड़ता है। इनका उच्चारण करने पर जिह्वा को थोड़ा उठाना पड़ता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ईसत विवृत व्यंजन। इसमें आपका आता है स, बड़ा वाला स, श, श, ह। ठीक है दोस्तों, स, 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 ह इसमें आते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो ईसत विवृत व्यंजन में ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो टोटल सभी ऊष्म व्यंजन क्या है? ईसत विवृत हैं। और सभी अंतस्थ व्यंजन क्या हैं? जो है ईसत स्पृष्ट है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलिए चलेगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट समृद्ध व्यंजन। इसमें क्या होता है कि उच्चारण करने पर, इन वर्णों का उच्चारण करने पर जो वायु का मार्ग है वो मुख के अंदर बंद हो जाता है। इन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु का मार्ग मुंह के अंदर बंद हो जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं समृद्ध व्यंजन। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ध्यान से देख लीजिए। अ, समझ रहे हैं? और एक देखिए, कभी कभी ऐसा भी सिंबल दिखता है, इसको भी हम क्या कहते हैं? अ पढ़ते हैं ना। ये जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? समृद्ध व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये सब ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? समृद्ध। तो एक है आपका आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं। बाह्य प्रयत्न। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की बात करें दोस्तों, तो जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण का उच्चारण करने पर मुख से वर्ण निकालते समय, मुख से वर्ण को या ध्वनि को निकालते समय जो चेष्टा होती है, निकालने से पहले आभ्यंतर प्रयत्न और निकालते समय जो चेष्टा होती है उसको हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। समझ में आ गया दोस्तों? जब किसी भी ध्वनि का, वर्ण का उच्चारण करते समय ध्वनि को मुख से बाहर निकालते समय जो चेष्टा होती है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। जो प्रयास होता है वह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। इसमें अगर देखा जाए तो सभी को मिला दिया जाए तो कुल 11 प्रकार के बाह्य प्रयास होते हैं। कितने प्रकार के? 11। कुल 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। सबको बारी बारी से देख लेते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 देखते हैं विवार। सबको बारी बारी से देखेंगे। नंबर 2 देखिए संवार। नंबर 2 संवार, विवार। और नंबर 2 क्या है? संवार। नंबर 3 है श्वास, विवार, संवार, श्वास। नंबर 4 जो है नाद, ठीक है, नाद, सघोष, अघोष, ठीक है, लिखते जाइए। सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, ठीक है। नंबर 6 सघोष, अघोष, सघोष, ठीक है। और जो है, और नंबर 7 जो क्या है? सघोष। और नंबर 7 लिखे अल्प प्राण, अल्प प्राण। और नंबर 8 जो है महाप्राण। नंबर 8 जो है महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। और 9, 10, 11 लिखे उदांत, अनुदांत और जो है स्वरित, ठीक है। नंबर 9 उदांत, 10 अनुदांत और 11 जो है स्वरित, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से सबको हम लोग देख लेते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित, ठीक है दोस्तों। इसको देखते हैं विवार में क्या क्या आते हैं। इसमें जो स्वर तंत्र होते हैं, हमारे ध्वनि को उच्चरित करने के जो तंत्र होते हैं वो पूर्णतः खुली होते हैं। विवार में क्या होते हैं कि जो स्वर तंत्र होते हैं, जो स्वर तंत्रियां होती हैं, वो पूर्णतः क्या होती हैं? खुली होती हैं। वे पूर्णतः क्या होती हैं? खुली होती हैं। विवार की बात कर रहे हैं। इसमें जो स्वर तंत्रियां होती है, स्वर तंत्र होते हैं, वो पूर्णतः क्या होते हैं? खुली होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है कि जितने प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, मतलब समझने का प्रयास करिए दोस्तों। यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखते हैं प्रत्येक वर्ग का। जैसे हम क वर्ग जानते हैं तो क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ए, है ना दोस्तों। तो क, ख, ग, घ, ङ। तो प्रत्येक वर्ग का देखिए, पहला अक्षर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। इस तरह से समझ रहे हैं दोस्तों। तो प्रत्येक
प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? विवार कहलाता है। इसमें फिर से एक बार देखते हैं कि उच्चारण करने पे जो स्वर तंत्र होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं? खुले होते हैं। देखिए क, ठीक है, च, तो उस उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियां जो होती हैं वो पूर्णतः खुली होती हैं, इसको हम कहते हैं विवार। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है पहचानने का कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या कहलाता है? विवार के अंतर्गत आता है। अब दूसरा हम देखते हैं संवार। सेकेंड हम देखते हैं क्या क्या है आपका? संवार। इसमें जो क्या होता है कि जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो पूर्णतः बंद होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो क्या होती है? पूर्णतः बंद होती है। और इसमें आपका आता है प्रत्येक वर्ण का तीसरा अक्षर। प्रत्येक वर्ण का कौन सा अक्षर? तीसरा। देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना? क वर्ग में यानी ग, च वर्ग में ज, इसी तरह से ट वर्ग में कौन सा आएगा? ट वर्ग में द, फिर व। इस तरह से क्या है? सब आपके प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर क्या कहलाता है? संवार कहलाता है। अब एक आते हैं श्वास की बात करते हैं। श्वास में दोस्तों देखिए क्या होता है कि इसमें ध्वनियों का उच्चारण, जो ध्वनियों का उच्चारण होता है वो बिना किसी बाधा के, इसमें ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है। ठीक है दोस्तों, श्वास में क्या होता है कि ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है। श्वास में ध्वनियों का उच्चारण जो है बिना किसी बाधा के होता है। इसमें आपका आता है जैसे ध, ध, फ, फ, ध, फ, फ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नाद की बात करते हैं। ठीक है, नाद। नाद देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करने पर नाद या गूंज या कंपन होता है, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर नाद या गूंज होती है, कंपन होता है। जिन स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको हम कहते हैं नाद। इसमें आपका आता है म, र, न, म, र, न। ठीक है दोस्तों, म, र, न, ये आपका आता है नाद के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों अघोष। यही सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अघोष क्या होता है? अघोष में क्या होता है, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब भी हम किसी वर्ण का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, तो नाद जो होती है, नाद या गूंज कम होती है। नाद या गूंज क्या होती है? कम होती है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो नाद या गूंज का कम होना किसके अंतर्गत आता है? अघोष का। इसका पहचानने का एक तरीका तो ये है कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर नाद या गूंज का कम होना, इसको हम कहते हैं अघोष। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का, तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा, क और ख, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, उसके बाद आता है आपका स, श, स, ह नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, स, स, श। उसके बाद आता है आपका विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण,
उसके बाद प्लस क्या है फिर क्या विसर्ग, ठीक है, और क्या आता है विसर्ग। ये क्या कहलाता है आपका जो है विसर्ग, ये क्या कहलाता है आपका अघोष, ठीक है। फिर से देखते हैं दोस्तों, जब किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय नाद या गूंज का कम होना, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका है प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, उसके बाद स और क्या ओम जो है विसर्ग, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं घोष। घोष भी इसको कहते हैं या सघोष की संज्ञा देते हैं, तो घोष या फिर क्या सघोष। इसमें जस्ट इसका विपरीत होता है। अघोष का जस्ट क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है जो है सघोष। इसमें क्या होता है कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर नाद या गूंज का क्या होना, अधिक होना। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर नाद या गूंज का अधिक होना क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके पहचानने का तरीका है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तो अघोष हो गया, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, और आपका इधर आता है इसमें जो है आपका य स आया, तो यहाँ पे आता है य व र ल, य व र ल, ठीक है, य र ल व। उसके बाद आपका इसमें से ह छूटा हुआ था, तो यहाँ पे क्या जाता है ह, और उसके बाद आपका आता है सभी स्वर और अनुस्वार। इसमें विसर्ग आया तो यहाँ पे क्या आता है अनुस्वार और प्लस क्या सभी स्वर, ठीक है दोस्तों। फिर से देखते हैं, जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर, ध्वनि का उच्चारण करने पर नाद या गूंज का अधिक होना, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, उसके बाद य व र ल प्लस ह और प्लस अनुस्वार और प्लस क्या सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अल्प प्राण व महाप्राण की बात करते हैं, ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण देखिए क्या होता है कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर श्वास वायु जो होती है, श्वास वायु जो मुख के अंदर होती है उसका कम निकलना। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलना अल्प प्राण, अधिक मात्रा में बाहर निकलना महाप्राण, ठीक है दोस्तों। दोनों को पहचान लेंगे। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकले अल्प प्राण, अधिक मात्रा में बाहर निकले महाप्राण। इसका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, इससे जो है मुंह पर जो है हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं कि जो है श्वास वायु किस वर्ण का उच्चारण में ज्यादा, किसमें कम। ज्यादा तो महाप्राण, कम है तो अल्प प्राण। सबसे बेस्ट तरीका है, इसको देख लेते हैं दूसरा मेथड से कि कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं अल्प प्राण में और महाप्राण, ठीक है दोस्तों। तो अल्प प्राण में आपका आता है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग। अल्प प्राण में क्या आता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग, यानी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा विषम स्थान। प्रत्येक वर्ग का विषम, देखिए वही हुआ ना, चाहे वो कहें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग, उसके बाद य र ल व प्लस क्या य र ल व। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग
प्लस यर लव प्लस सभी स्वर, सभी स्वर किसके अंतर्गत आएंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग प्लस क्या? सब यर लव, उसके बाद सभी स्वर, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अब हम आते हैं महाप्राण की बात करते हैं। तो महाप्राण में क्या होता है? जब पहला, तीसरा, पांचवा, इसमें क्या हो जाता है? सम स्थान आ जाएगा, यानी इवेन 2 4। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग प्लस क्या? स स स ह, स श श ह। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व क्या? चौथा, पहला, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग प्लस क्या? स स स ह। ये क्या कहलाएगा? महाप्राण। तो एक तरीका ये है, या फिर किसी भी वर्ड का उच्चारण करने पर श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले तो इसको महाप्राण, कम मात्रा में बाहर निकले अल्पप्राण। अब हम देखते हैं दोस्तों, बच गया है क्या आपका? उदांत, अनुदांत व स्वरित। उदांत, अनुदांत व स्वरित का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसमें जितने भी स्वर आते हैं सब उदांत, अनुदांत व क्या होते हैं? स्वरित होते हैं। सभी स्वर, सभी जो स्वर होते हैं वो क्या है? उदांत। प्रश्न अगर आए कि निम्नलिखित में से उदांत क्या है, तो जितने भी स्वर हैं वो उदांत हैं, जितने भी स्वर हैं अनुदांत है, जितने भी स्वर हैं स्वरित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था व्यंजनों का वर्गीकरण।